हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग आज केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो देखा मैंने कुछ लोग को कन्फ्यूज़न था, तो कुछ एक दो प्रॉब्लम हम पहले इस पर बना लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया है जिसमें N2O5 टूट रहा है NO2 और O2 में। इसका 2 मोल है, यहाँ 4 मोल बना और 1 मोल बना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया गया है, और निकालना है हमको फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। तो जो मैंने आपको सिखाया था, चलिए बोलिएगा, इसका अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, तो हमने क्या बोला था, रेट ऑफ रिएक्शन में मोलर टर्म होता है। मतलब क्या, देखिए इसका 2 मोल है तो -1/2 dN2O5/dt ये होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू N2O5। अब इसके रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो ये प्रोडक्ट है, तो प्लस 4 मोल है तो 1/4 dNO2/dt। इसका 1 मोल है तो 1 से भाग दो या नहीं दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, dO2/dt। ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, जो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। क्या बताया था, फिर से बोलो। रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में मोलर टर्म होता है। कैसे होता है, यहाँ ये 2 मोल था तो इस 2 मोल को हमने क्या किया, उससे डिवाइड कर दिया। यहाँ इसका 4 मोल था तो इसका हमने यहाँ इसको 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आते हैं, हम मांगा था रेट ऑफ रिएक्शन, दिया हुआ है हमको, गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। हमने आपको क्या सिखाया था, याद करो। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन में मोलर एक्सप्रेशन नहीं होता, यानी नंबर ऑफ मोल्स टर्म यूज नहीं होता है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका, NO2 का, तो इसका फॉर्मेशन दिखाना है तो प्लस dNO2/dt। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 0.0125, जो भी यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये दे रखा है और हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब कह सकते हो देन रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO2। NO2 में हमने क्या बोला था कि रेट ऑफ फॉर्मेशन हो या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, इसमें उसके मोलर टर्म से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। कितना मोल है, 4। अभी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन निकाले थे, इसमें 4 से हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दो, 1/4 dNO2/dt। बोलो, ये हमें क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन, केवल ये नहीं, केवल ये वाला पोर्शन, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। कितना दे रखा है, 0.0125 डिवाइडेड बाई 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। जो आएगा सो आएगा, उससे हमको मतलब नहीं। मेरा कहने का मतलब था, क्वेश्चन आपको इसी तरह से सोचना होगा। कैसे सोचना है, फिर से बोलो। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में मोलर टर्म होता है। कैसे लेते हैं, उसका जितना मोल था उससे डिवाइड कर दी। और रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के एक्सप्रेशन में मोलर टर्म नहीं होता, यहाँ डिवाइड नहीं किए। बस यही है, क्वेश्चन में जो डाटा देगा उसको लीजिए और आप बनाते चले जाइए। क्लियर है। इस क्वेश्चन में ये एक रिएक्शन दे रखा है, बैलेंस रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्योंकि अगर नहीं देगा तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता चलेगा। बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है और लिखा है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 कुछ दिया है, और मांगा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O निकालो। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दिया है और रेट ऑफ फॉर्मेशन हमको निकालना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि सारे टर्म को कोरिलेट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। तो पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिख देते हैं। तो चलो, इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन के लिए लिखोगे तो यहाँ देखो कितना मोल है, 4, तो 1/4 dNH3/dt। ये चीज़ लिखना सीखिए। यहाँ 5 मोल है, रिएक्टेंट ही है, तो -1/5 dO2/dt। ये प्रोडक्ट हो गया तो प्लस 4 मोल है, 1/4 dNO/dt। ये भी प्रोडक्ट में 6 मोल है तो 1/6 dH2O/dt। ठीक है, अब गौर से देखो, हमें रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, गिवन है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। हमने क्या सिखाया है
कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन में मोलर एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो क्या लिखोगे इसको, माइनस DNH3 बाई dt, ये हमें दे रखा है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3, और हमें निकालना क्या है, कहता है देन निकालो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखोगे, dH2O बाई dt, ये हमें निकालना है, बोला इसका वैल्यू कितना हो। तो पहले इसका रेट ऑफ रिएक्शन में देखो तो ये दोनों टर्म जो बराबर था उसमें मोलर एक्सप्रेशन था, उसको हम ले लेते हैं। हमें क्या दिखाई दिया, एज -1/4, यहाँ से उठा रहा हूँ, DNH3 बाई dt इज इक्वल टू, इसका देखो +1/6 DH2O बाई dt। हमें ये टर्म निकालना है, ये वाला एक्सप्रेशन निकालना है। एक काम करो, 4 को यहाँ ले जाओ और ये वाला टर्म हमें पता है, तो कह सकते हो उसको हम यहाँ ले लेते हैं, हम इस तरफ ले लेते हैं। अच्छा, एक लाइन में लिख, कोई बात यहीं देखा, DH2O बाई dt ये हमें निकालना था, तो 6 यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा 6/4 माइनस DNH3 बाई dt। इसको हमने बिल्कुल अलग कर दिया, इसलिए अलग कर दिया क्योंकि ये डाटा हमें पता है, वो डाटा हमें दे रखा था कितना, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3। सिंपल तो है कैलकुलेशन, इसको डिवाइड कर कितना 0.9 से इसको गुना कर दो तो 5.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, जो भी आता है। देखिए ये गुना भाग करने में गलती नहीं कीजिएगा, बस आपको देखो यहाँ पे करना क्या था, मेन था ये एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन। हमने रेट ऑफ रिएक्शन को बड़े अच्छे से बताया है, वीडियो आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो देखिए। हमने क्या कहा था कि करना कुछ नहीं है, पूरे एक्सप्रेशन को इस रिएक्टेंट में माइनस के साथ आएगा, प्रोडक्ट में प्लस के साथ आएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन होगा तो मोलर टर्म से सबको डिवाइड कर दो, और अगर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन का टर्म होगा तो उसमें मोलर टर्म नहीं होगा। बस इस तरह से आप क्वेश्चन बनाते चले जाइए, सारा का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आएंगे उस फैक्टर्स पे जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। अब हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, हमें पढ़ना है कौन कौन सा फैक्टर्स है, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, तो इसमें पहला फैक्टर जो हमें पढ़ना है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा जो फैक्टर है वो होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा जो फैक्टर इसको इफेक्ट करता है वो होता है टेम्परेचर, जिसमें हम लोग अर्गेनियस इक्वेशन आगे चल के पढ़ेंगे। चौथा है वो है कैटलिस्ट। तो इतना चीज़ हमें पढ़ना है। हमने क्या कहा, पहला हमने कहा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पहला चीज़ डिपेंड करेगा जिसमें हमें पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे होता है, चलिए ध्यान देते हैं। ये चारों फैक्टर्स था, आप इसे बीच में रोक करके लिख लिए, कोशिश कीजिएगा लिख लेने का। अब कहता है यहाँ पे देखो, सिंपल कहता है कि रेट जो होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसका पावर n डाल दो। ये n क्या है, ये जो n है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब ये जो रेट का हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पे जो डिपेंड करता है, और इसका जो पावर होता है, चाहे कोई फैक्टर है, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी निगेटिव, इट कैन बी फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। ये जो पावर होता है ये बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कुछ भी नहीं समझ में आता है।
और इसलिए भी ये चीज़ थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाता है कि एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर, इसको कभी भी आप रिएक्शन को देख करके नंबर ऑफ मोल्स यानी स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो दिया रहता है उसको देख करके नहीं बताया जा सकता है। तो नहीं समझ में आता है कि सर ये कहाँ से आ गया। तो इसको हम लोग समझेंगे, इसी को आज हम लोग समझेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे तो डिपेंड किया, और इसके पावर में कौन आया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम लोग अच्छे से समझने के लिए हम एक रिएक्शन को एज्यूम करते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। कोई एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हम एज्यूम कर मान के चल रहे हैं। जैसे मान लो कोई है अल्फ़ा ए, छोटा छोटा लिखता हूँ, अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी से ये मान लो जा रहा है समथिंग प्रोडक्ट में। तो गौर से देखो यहाँ पे ए और बी मेरा क्या होगा, रिएक्टेंट, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा और बीटा है, इसको कहते हैं स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। देखो कहने का मतलब क्या, ये इतना साइंटिफिक टर्म्स है ना, स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। लोग डर जाता है, सोचता है क्या, कुछ नहीं, ऐसे सोचो। स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज नथिंग, इट इज नंबर ऑफ मोल्स। ये बताता है नंबर ऑफ मोल्स को, मतलब क्या बताया, गौर से देखो, ये बताया कि अल्फा मोल है किसका, ए का, बीटा मोल है किसका, बी का। वो जब एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो कुछ प्रोडक्ट बना। तो साइंटिफिक भाषा में उसे यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो डरिएगा नहीं, सिर्फ डराने वाला टर्म है, ठीक है, कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स किसका, रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब कहता है इसमें आप रेट लॉ इस्तेमाल करो। तो कहता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अभी हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डिपेंड करता है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चलो अब हम पूरा कंसंट्रेशन टर्म ले लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब इसका पावर गौर से देखो, यहाँ पे मोल था अल्फा, यहाँ पे बीटा, लेकिन हम यहाँ ले रहे हैं मान लो एक्स और यहाँ ले रहे हैं वाई। यहाँ हमने लिया x और यहाँ लिया y। यही जो x और y है इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में, इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में यही जो पावर है यही बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। गौर से देखो, हमने कहा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और उसका पावर हमने डाल दिया x और y। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटाने के लिए कांस्टेंट डालना होगा। तो कहता है, अब इसे शॉर्ट में लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर k इंटू ए टू द पावर x इंटू बी टू द पावर y। जहाँ पे ये जो k है यही मेरा कहलाता है रेट कांस्टेंट, या कह सकते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या वेलोसिटी कांस्टेंट लिखा रहता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। एक चीज़ याद रखिएगा, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ये जो k है एकदम याद रखना, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, केवल और केवल टेम्परेचर फैक्टर पे डिपेंड करता है। कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन कैटलिस्ट के को इफेक्ट नहीं करता, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, के को इफेक्ट नहीं करता है। तो आगे बढ़ते हैं, के का तो समझ में आ गया कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हमने रेट कांस्टेंट कहा। अब गौर से देखो, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन था, ये वाला जो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन था, इसमें जो पावर था x और y। तो अब यहाँ देखना x क्या है, ये है मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a। y क्या है, अब शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b। तो कहोगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ओवरऑल x प्लस y, यानी ये जो n जो इसको हम शुरू में कहे थे n बराबर कितना हो गया, x प्लस y। तो कहोगे कि सर ये आएगा कहाँ से, ये जो हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है ये कहाँ से आएगा। तो अब सुनना, सबसे पहले सुनो, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या, तो सुनना,
रेट, ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर होता है, कौन कौन, एक्स और वाई, उसका जोड़, तो किताब में आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डरना नहीं, भाषा से मत डरना। यहाँ देखो, इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, कौन कौन, एक्स और वाई, इसको जो जोड़ देंगे यही क्या बताएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसके विषय में सुनना, ये जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर है। एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर मतलब इसको थ्योरी से हम नहीं बता सकते। हो सकता है ये नंबर ऑफ मोल्स ये अल्फा बीटा के बराबर हो जाए, नहीं भी हो सकता है। इसका जो वैल्यू है n हो सकता है मेरा निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, एकदम हो सकता है। और इसका वैल्यू याद रखना, n का जो मैक्सिमम वैल्यू मिला है 3, मतलब प्रैक्टिकली जो मिला है मैक्सिमम वैल्यू मिला है 3, थ्योरेटिकली तो हो सकता है बट मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला है 3। तो ये 2-3 चीज़ याद रखना। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा है, एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर है। इट कैन बी निगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, एक होल नंबर, प्लस में 1 2 3। मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला है 3 तक, मतलब जो अभी तक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिला है वो कितना मिला है 3 तक। शायद थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। चलो एक बार सब कुछ ले लेते हैं ओवरव्यू। एक हमने रिएक्शन माना अल्फा मोल ए का, बीटा मोल बी का, लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो ए का पावर डाले x और b का पावर डाले y। ये जो x और y है ये एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर है, ये थ्योरी से डिटरमाइन नहीं होता है। हो सकता है x अल्फा के बराबर हो जाए, y बीटा के बराबर हो जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब कहता है x और y क्या है, x है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, y है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b। तो इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ये कैसा पैरामीटर, एक्सपेरिमेंटल। इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, एक कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है। n का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला है 3। इतना शायद थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब इसे हम कैसे निकालते वो भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी k का हम लोग यूनिट देखेंगे। देखना, जैसे हमने कहा a है, मान लो वो प्रोडक्ट में जा रहा है, इसका डिफरेंशियल रेट जो देखोगे तो रेट बराबर हमें पता है, क्या लिखते हैं, माइनस dA/dt बराबर क्या लिखो, k इंटू ए। मान लो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर बराबर मान लिया n, ठीक है। हमें k का क्या निकालना है, यूनिट। तो कह सकते हो देन k बराबर, इसको लिख सकते हैं रेट डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये क्या था, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट याद करो, मोल पर लीटर, और ये नीचे में टाइम है तो टाइम को जनरली मान लेते हैं सेकेंड, तो ये ऊपर चला गया तो पर सेकेंड। ये भी कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। चाहे इसको एक काम करो, ऐसे करो, इस सेकेंड को यहाँ ले लो, इनटू मोल पर लीटर, इसका पावर कितना है n है। अब इसको आप ऊपर ले जाओ, मान लो इसका पावर कितना, नहीं कुछ है तो हम 1 मान सकते हैं। इसको आप ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ये था 1, ये नीचे से n ऊपर गया तो 1 माइनस n, सेकेंड को ऊपर ले जाओगे तो पर सेकेंड। तो इसको अब कंबाइंडली एक जगह लिखने की कोशिश करो, कह सकते हो k बराबर मोल, ये 1 माइनस n, लीटर -1 है तो ये उलट जाएगा, n माइनस ऊपर से देखो ये -1 था तो ये 1 माइनस n, इसके पावर में ले जाओ तो क्या हो जाएगा n-1, और आ गया मेरा पर सेकेंड। टाइम जिसमें भी रहेगा, ये आ गया आपका यूनिट ऑफ k। देखो फिर से देखना कैसे निकाले। रेट बराबर रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर n। हम k बराबर लिखेंगे रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन टू द पावर n।
रेट मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन टू द पावर n है तो मोल पर लीटर टू द पावर n। इसको जब हम सॉल्व किए तो ये आपको याद रखना है। कैसे याद होगा, कैसे याद होगा इस चीज़ को, देखो यहाँ देखना ट्रिक जो हम याद करवाते हैं क्लास में, हम याद कराते हैं। देखो कंसंट्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन का यूनिट हम लिखते हैं मोलारिटी का मोल पर लीटर, मोल पर लीटर कैसे लिखते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। यानी लीटर के ऊपर क्या है, लीटर के ऊपर क्या है -1, मोल पर लीटर में क्या है लीटर माइनस, लीटर के ऊपर -1। तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ भी लीटर के ऊपर -1 होगा, तो ऑर्डर तो लाना है, तो कैसे होगा n-1। फिर से सुनो, फिर से सुनो, क्या कहा हमने, लीटर के ऊपर क्या होगा, लीटर के ऊपर है वहाँ पे -1, तो यहाँ भी आपको रखना है, तो -1 कैसे रखना है n-1, तो मोल के ऊपर, मोल के ऊपर 1 - n। फिर से सुनो, फिर से सुनो, हमने क्या कहा, k का वैल्यू आपको कैसे याद रखना है, यूनिट, k का यूनिट आपको याद रखना है, यूनिट ऑफ k कैसे कहा हमने, फिर से सुनना, लीटर, लीटर पर लीटर था, यानी लीटर के ऊपर -1, लीटर के ऊपर -1, तो लीटर कैसे हो गया n-1, तो मोल 1 - n, और टाइम हमेशा इन्वर्स में होगा। हमेशा आपको याद रहना चाहिए। बोलिएगा फिर से, हमने क्या सिखाया, हमने आपको सिखाया कंसंट्रेशन में मोल पर लीटर, कम से कम 2-4 बार सोचो, मोल पर लीटर यानी लीटर के ऊपर -1, तो n-1, तो मोल के ऊपर 1 - n, मोल के ऊपर 1 - n, लीटर के ऊपर n-1, और टाइम हमेशा इन्वर्स में रहेगा। चलो, तो कहता है फॉर जीरो ऑर्डर, ये आपको कहता है कभी भी याद नहीं करना होगा, n = 0। हमने आपको क्या सिखाया, बोलो k का यूनिट मोल, लीटर और पर सेकेंड आप लिख दो। लीटर के ऊपर क्या था, बोलो खुद से बोलो -1 यानी n-1, तो यहाँ 1 - n, n का वैल्यू 0 तो मोल तो जस का तस रह गया, n का वैल्यू 0 तो पर लीटर और पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि अगर मान लो फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालोगे, फिर से बोलो k का यूनिट बोलो मोल, इतना बार लिखो कि याद हो जाए, मोल, यहाँ पे मोल लीटर सेकेंड लिख के छोड़ दो, बोलो यहाँ पे लीटर के ऊपर -1 यानी n-1, तो मोल के ऊपर 1 - n। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का वैल्यू कितना होगा 1, n का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पे रखोगे तो मोल के ऊपर 0, यानी कि ये टर्म हट गया। n ये जो लीटर है यहाँ भी 1 - 1, ये भी 0, किसी का पावर 0 तो वैल्यू 1, तो यहाँ केवल कौन बचा पर सेकेंड। तो इस तरह से हम यूनिट से भी पकड़ सकते हैं वो कौन सा ऑर्डर है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में केवल आप यूनिट अगर याद हो जाए, k का यूनिट अगर याद हो जाए या यूनिट अगर आप देख लो वहाँ पे, तो समझ जाओगे कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। इससे एक नहीं ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए जहाँ पे k का यूनिट देख करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। चलो फिर से याद करो, कैसे बोला, मोल पर लीटर, पर लीटर कंसंट्रेशन होता है पर लीटर, यानी लीटर के ऊपर -1, लीटर के ऊपर -1 यानी n-1, तो मोल के ऊपर 1 - n। जीरो ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 0 बैठा दो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 1 बैठा दो, सेकेंड ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 2 बैठा दो। इस तरह से थर्ड ऑर्डर तक आपसे पूछता है, आप बैठा करके निकाल लीजिए। शायद ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर से इसको याद कीजिए, इसको याद कीजिए, फिर से बोलो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, तो लीटर के ऊपर -1 यानी n-1, तो मोल के ऊपर 1 - n, और हमेशा टाइम क्या होगा इन्वर्स होगा। ये खुद को नहीं दूसरे को भी सिखाओगे तो याद हो जाएगा। फिर से बोलो लीटर के ऊपर -1 यानी n-1, तो मोल के ऊपर 1 - n। कॉपी करना है कर लीजिए। ओके, देखिएगा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ था रेट बराबर k × H2 और NO का पावर होल 2। ठीक है, पूछा था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, k का यूनिट क्या होगा, आप बता सकते हो कैसे। गौर से देखो, हमने क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका। जब हमको रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसमें पावर चेक करो, पावर यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 3। हमें पता है यूनिट ऑफ k, अभी अभी आपने सिखाया था, अभी आपने सीखा, बोलो फिर से मोल पर लीटर, मोल लिख दो,
लीटर लिख दो, पर सेकेंड लिख दो, ठीक है, टाइम जिसमें दिया रहेगा, पर मिनट रहेगा, पर मिनट, पर आवर रहेगा, पर आवर। बोलो पर लीटर, ये लीटर के ऊपर -1 यानी n-1, तो मोल के ऊपर 1 - n का वैल्यू कितना है 3, तो मोल हो जाएगा 3 यहाँ रखोगे तो -2, 3 यहाँ रखोगे तो लीटर स्क्वायर, और यहाँ पर सेकेंड हो गया यूनिट। कुछ भी नहीं था, बस आपको क्या करना था, रेट एक्सप्रेशन से पावर को हमने जोड़ दिया, क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n का वैल्यू मिल गया कि आपका एक्सप्रेशन याद रखना चाहिए, फिर से एक्सप्रेशन बोल लो एक बार, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, तो लीटर के ऊपर -1 यानी n-1, तो मोल के ऊपर 1 - n। क्लियर है? ओके, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे क्वेश्चन लगा। देखिए क्या है, ये रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, R1 कहा इनिशियल रेट का एक्सप्रेशन ऐसा है, यही मेरा रेट। कहा कि फाइनल वॉल्यूम, मतलब अचानक से इसका वॉल्यूम शुरुआती वॉल्यूम का हाफ हो गया, तो पूछा कि अब जो रेट होगा वो R1 के रिस्पेक्ट में कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? इनिशियल रेट इस तरह से लिखा हुआ है, कहा वॉल्यूम आधा हो जाए तो फाइनल रेट कितना होगा R1 के टर्म। वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, R1 के टर्म में निकालना है कि R2 कितना होगा। चलिए हम अब इसको बताते हैं। देखो ये कौन सा टर्म है, ये है मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन जब भी डिफाइन करते हैं तो ये होता है मोल्स पर लीटर, या कह सकते हो मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे कह सकते हो R1 बराबर, देन R1 बराबर, इसको हम लिखते हैं K, इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय, इसको हम मान लेते हैं शुरुआती वॉल्यूम, इसको शुरुआती वॉल्यूम को V1 मान लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, इसका पावर 2 है, डिवाइडेड बाय इसका शुरुआती वॉल्यूम मान लो V2, ठीक है, चाहे V रहे, इनिशियल वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम तो सेम, एक ही कंटेनर में होगा, इसका पावर है 3। अब R2 बराबर देखो कि Na कहता है वॉल्यूम हाफ हो गया, तो V/2, B ये हो जाएगा V/2 का पावर 3। समझिएगा, कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। हमने यहाँ पे क्या किया, मोल्स बाय वॉल्यूम, यहाँ पे भी क्या किया, मोल्स बाय वॉल्यूम, यही वॉल्यूम आधा हो गया, हाफ हाफ कर दी। गौर से देखो सारा टर्म सेम है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 का पावर 2 यानी हो गया ये 4, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 8। और गौर से देखो बाकी सारा टर्म सेम है, यानी बाकी सारा टर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इनटू R1, यानी R2 बराबर ये हो गया मेरा 32 टाइम्स ऑफ R1 आ गया। यानी जो रेट होगा मेरा, फाइनल रेट होगा, वो R1 से 32 टाइम्स बढ़ गया। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ये क्या था, ये था मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म में लिख दिए और वॉल्यूम को हाफ करके फाइनल रेट लिखे और इनिशियल से कंपेयर करके लिख दिए। हमने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर है, उसे हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। मतलब ये एक क्वेश्चन है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जो आपको समझाने के लिए मैंने लिया है। तो 3 एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ, ये एक्सपेरिमेंट है पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में कंसंट्रेशन ऑफ A दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ B दिया है, तब कहा रेट इतना है। दूसरा में कंसंट्रेशन ऑफ A बदल दिया, B को सेम रखा तो कहा रेट इतना है। फिर तीसरा में भी बदल के कहा रेट इतना है। तो पूछा कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव से भी सोचेंगे, लेकिन पहले पूरा थ्योरी जैसे कहा है वैसे हम इसका निकालेंगे। हमने आपको क्या सिखाया, इसका रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट एक्सप्रेशन अगर लिखोगे तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट कौन है, A और B, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x कर दो इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y कर दो। ठीक है, ये हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन।
अब कहता है फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 1 में हम रेट लिखते हैं, गौर से देखो, गौर से देखना है यहाँ, इसको हम ऐसे कर देते हैं एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 1 में चेक करो रेट कितना है 1, रेट कांस्टेंट जस्ट का था, कंसंट्रेशन ऑफ ए 1, कंसंट्रेशन ऑफ बी 1, ये मेरा पहला इक्वेशन तैयार हुआ। एक्सपेरिमेंट 2 से आओ, 2 में देखो रेट कितना है 2, के ए का कंसंट्रेशन जस्ट 2 हो गया, बी का कंसंट्रेशन 1 है, दूसरा हो गया। एक्सपेरिमेंट 3 में देखो रेट कितना है 4, के ए का कंसंट्रेशन 1, बी का कंसंट्रेशन 2, ठीक है। अब गौर से देखो हम क्या करें कि हमें किसी भी तरह से क्या चाहिए x और y का वैल्यू, क्योंकि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमने कहा था ये जो पावर है यही बताता है क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एक काम करो, जो जो सिमिलर टर्म है उसको डिवाइड करने की कोशिश करो। देखो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में ये y वाला जो है यहाँ 1 का पावर y, यहाँ भी 1 का पावर y, तो अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म कट जाएगा, क्लियर है। यानी हम क्या करते हैं, हम ऑपरेट, गौर से देखना, इक्वेशन 2 को इसको 1 से डिवाइड कर दो। क्या किए, इक्वेशन 2 को मतलब सिंपली लिख देता हूँ, 2 को हमने 1 से डिवाइड कर दिया। तो जैसे डिवाइड करोगे यहाँ 2/1 हो गया, k से k कैंसिल, यहाँ 2 to the power x डिवाइडेड बाई, पूरा लिख देता हूँ 2 to the power x डिवाइडेड बाई 1 to the power x, यानी ये क्या मिल गया 2 = 2 to the power x, यानी x = 1, एक आ गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए आ गया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो चेक करो x वाला टर्म यहाँ सेम है, तो इन दोनों को डिवाइड, मतलब एक ये वाला बड़ा टर्म है, तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो। तो डिवाइड भी करने का तरीका है, आएगा वही रिजल्ट, तुम इसको इससे डिवाइड करो या इसको इससे डिवाइड करो, लेकिन कोशिश करना जो बड़ा है उसको ऊपर रखो और जो छोटा है उससे डिवाइड करो। तो क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 4/1, k से k कैंसिल, ये x वाला x कैंसिल, क्या बचा 2 to the power y डिवाइडेड बाय 1 to the power y, यानी आ गया 4 बराबर 2 to the power y, यानी y बराबर कितना आ गया 2, यानी 2 का पावर 2 रखोगे तब ना 4 होगा। आ गया मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x + y, यानी 1 + 2 = 3 आ गया। कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा हम ऑब्जेक्टिव में कैसे सोचेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव में सोचने का तरीका, ऑब्जेक्टिव मेथड कहो या ट्रिकी मेथड कहो, इसको हम अपना ट्रिक के थ्रू बताते हैं। देखो क्या करोगे, सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स है, ये जो एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर है ये वाला, इसको गौर से देखो और चेक करो कहाँ कहाँ सेम है। कंसंट्रेशन गौर से देखो, बी का पहला में और दूसरा में सेम, ए डबल हो रहा है, गौर से देखना, बी सेम है यानी बी कांस्टेंट है, बी सेम है मतलब बी कांस्टेंट है, ठीक है। ए डबल हो रहा है तो रेट भी डबल हो रहा है। क्या कहे, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 2, पहला और दूसरा से क्या पता चला, गौर से देखना, बी सेम है तो रेट डबल हो रहा है। कब, जब ए का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि रेट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये डबल तो ये भी डबल, यानी इसका पावर कितना होगा 1। फिर सुनो, फिर से सुनो, यही ऑब्जेक्टिव पकड़ने का तरीका है। बी कांस्टेंट, ए डबल तो रेट डबल, ए डबल तो रेट डबल, मतलब ए का पावर कितना होगा 1। यहाँ 2 रखोगे तब ना ये 2 रहेगा। कब, जब 2 का पावर कितना होगा 1। तो पहला मिल गया ए का पावर 1। गौर से देखना है एक्स का वैल्यू कितना आया था 1। चलो अब आगे देखो, फ्रॉम
एक्सपेरिमेंट 1 and 3 कहोगे 1 and 3 क्यों लिए, देखना है 1 and 3 में आओ, पहला और तीसरा में ए सेम है यानी ए कांस्टेंट, बी डबल हो रहा है, बी डबल तो रेट 4 गुना, बी डबल तो रेट 4 गुना, मतलब रेट जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी टू द पावर 2। क्यों, बी डबल हुआ यहाँ पे 2b हुआ तो यहाँ 4 हो गया, मतलब b का पावर कितना होना चाहिए 2, b का पावर कितना होना चाहिए 2, दोनों को जोड़ दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 3। देखो तो कितना आसान है, कैसे किए, चलो फिर से देखो, फिर से समझना। ये मेरा कंसंट्रेशन दिया होता, कंसंट्रेशन को गौर से चेक करो, b यहाँ सेम है, ए डबल तो रेट डबल, ए डबल तो रेट डबल, यानी ए का पावर 1, क्लियर है। अब ए को कांस्टेंट करो, पहला और तीसरा में ए कांस्टेंट, बी डबल तो रेट 4 गुना, बी डबल तो रेट 4 गुना, बी को यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ 4 होने के लिए पावर में कितना होना चाहिए 2, हो गया। यहाँ बी का पावर 2 और ए का पावर 1। तो वो अगर ढंग से सोचोगे तो आराम से बनेगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप कॉपी करो। ये है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये इक्वेशन दे रखा है, इसका 4 एक्सपेरिमेंट है, 4 एक्सपेरिमेंट है, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए है, कंसंट्रेशन ऑफ बी है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दिया गया। आपसे मांगा क्या है कि रेट लॉ बताओ, रेट लॉ बताओ, यानी ए का पावर कितना होगा और बी का पावर कितना होगा, वही रेट लॉ लिखना है। और फिर मांगा है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी के का वैल्यू मांगा है। चलो जी, एकदम ऑब्जेक्टिव मेथड से चलेंगे, एकदम ऑब्जेक्टिव मेथड से। देखो तो ऑब्जेक्टिव मेथड से चलोगे ना, एकदम तुरंत देखोगे और तुरंत एकदम 30 सेकंड के अंदर इसके आंसर कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे सिखाना है, आई विल टेक टाइम। गौर से देखो, चेक करो कि ए कहाँ कहाँ सेम है, ए गौर से देखो, दूसरा और तीसरा में सेम, बी को देखो डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, तो गौर से देखो ये कितना हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 10 टू द पावर -2 कर देंगे तो ये 28 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, ये 4 गुना हुआ। फिर सुनना क्या बोले, ए कांस्टेंट बी डबल तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी जो है ये 4 गुना हो गया, ये 4 गुना हो गया। क्या दिखाई दिया हमें, बोलो फिर से, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 and 3, दूसरा और तीसरा से क्या नज़र आया, ए कांस्टेंट बी डबल तो रेट 4 गुना, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का पावर 2, ये 2 है तो ये 4 गुना हो रहा है, वो डबल हुआ तो ये 4 गुना हो गया। चलो अब एक काम करो, बी को कांस्टेंट करो, तो यहाँ और यहाँ देखो, पहला और चौथा में ए 4 गुना हो रहा है, यहाँ 10 टू द पावर -3, यहाँ भी 10 टू द पावर -3 करोगे तो ये 24 हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, तो 6 चौक 24, ये भी 4 गुना होगा। फिर से देखो क्या कहा, बी कांस्टेंट है, ए 4 गुना हुआ तो रेट भी कितना हो गया 4 गुना। कहाँ से पता चला, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 4 रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का 4 गुना, तो रेट भी 4 गुना, यानी ए का पावर कितना होगा 1, यानी यहाँ पे जो कह सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ ये हो गया 1 + 2 यानी 3, और इसका जो रेट एक्सप्रेशन होगा वो होगा के, ए का पावर 1 और बी का पावर 2। तो पहला तो मेरा आ गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब कहता है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट बताओ, ये वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, इसको हम इधर निकाल दें। गौर से देखना, रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, तो एक काम करते हैं, उसमें हम ये पहला वाला, ये जो रेट का जो एक्सप्रेशन आया इसमें पहला वाला वैल्यू बैठाओ। देखो तो ये कितना है, 6 × 10 टू द पावर -3 के, ए का पावर 1 है यानी 0.1 का पावर 1 है, और बी का पावर 2 है, बी का कंसंट्रेशन भी 0.1 है और इसका पावर 2 है। तो देखो तो कितना हो गया, 6 × 10 टू द पावर -3, यहाँ हो जाएगा 10 टू द पावर -1, यहाँ 10 टू द पावर -1 का 2, यानी k × 10 टू द पावर -3, ये कट गया, यानी k बराबर 6 आया। इसका यूनिट लिखोगे तो कहता है k बराबर 6 आया,
यूनिट याद करो, मोल पर लीटर मतलब लीटर के ऊपर -1 यानी n-1, तो मोल के ऊपर 1 - से, और पर सेकेंड तो था ही। बोलो जी n का वैल्यू ऑर्डर कितना आया था 3, बैठा दो 6, मोल के ऊपर 3 बैठाओगे n के जगह तो -2, यहाँ 3 बैठाओगे तो 3 - 1 2, और ये पर सेकेंड। ये समझ में आया? ये आ गया k का वैल्यू, और यहाँ पे हमने निकाल दिया रेट एक्सप्रेशन, यहाँ निकाल दिया ऑर्डर। देखो ये ऑब्जेक्टिव से बनाओगे, जो हमने आपको सिखाया है इस पैरामीटर्स को देख के एकदम बनेगा। कहीं कहीं पे वैल्यू आपको थोड़ा सा एब्सर्ड देगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो वो भी क्वेश्चन बन जाएगा, वो ज़्यादा टफ नहीं देता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन जितना से जितना हो सकता है कोई भी बुक्स लीजिए और बनाइए, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइएगा। और कमेंट सेक्शन में हमने देखा था कुछ लोग बोले कि सर वो रेट ऑफ रिएक्शन, इसीलिए मैंने उस रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन का मोलर रिलेशन का क्वेश्चन बताया, और इसका भी मैंने क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैंने डाल दिया। तो हमारे साथ बने रहिए, कोशिश करेंगे हम आपके साथ रेगुलर रहें। तब तक के लिए थैंक यू।